मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे शुक्र का महत्व। शुक्र नीच राशि में हो और मकर राशि में चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो और चंद्रमा से 11वां गुरु हो और चंद्रमा से 9वें स्थान पर सूर्य हो तो क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, लगन कोई भी हो, यहां पर मैंने लगन लिखा है। शुक्र का महत्व, शुक्र कुंडली में या नवग्रह में वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च राशि का होता है। शुक्र कहीं पर भी हो, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो तो आपने ये देखना है कि शुक्र आपका किस स्थिति में है, कन्या राशि में है या मीन राशि में है, वृषभ राशि में है या तुला राशि में है, उसका अलग अलग प्रभाव होता है। शुक्र जब केंद्र में अपनी राशि में हो, पहला स्थान केंद्र है, चौथा केंद्र है और सप्तम केंद्र है और दसम स्थान केंद्र है, इसमें शुक्र जब अपनी राशि वृषभ राशि में हो और तुला राशि में हो और अपनी उच्च राशि में हो तो वह विशिष्ट महापुरुष योग, मालव योग बनाता है। अब शुक्र के बारे में और आज थोड़ा सा अधिक जानकारी पर प्रकाश डालते हैं। शुक्र का महत्व क्या है? धार्मिक विचार के अनुसार, पुराणों से प्राप्त विवरण के अनुसार शुक्र भृगु ऋषि जी के पुत्र हैं। जिस प्रकार नवग्रह मंडल में बृहस्पति जी को देवगुरु माना गया है, उसी प्रकार शुक्र को भी दैत्यों का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र एक आंख से अंधे हैं। ज्योतिषीय परिचय में शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, प्रतिनिधि करता है। नवग्रह मंडल में इसको मंत्री पद का प्राप्त है। इस पृथ्वीलोक में या इस मृत्युलोक में जन्म लेने की सार्थकता तभी हो सकती है, तभी सिद्ध हो सकती है जब किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति द्वारा दी गई सभी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का पर्याप्त सुख प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वीलोक में जो भी प्राणी जन्म लिया है उसमें शुक्र तभी जीवन में सार्थकता दे सकता है क्योंकि शुक्र का प्रभाव ज्ञान इंद्रिय और भोग इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का प्रतिनिधि करता है। अगर शुक्र अच्छा है तो उस जातक को इन इंद्रियों का सुख प्राप्त हो सकता है और शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो इनका प्रतिनिधि करता है। व्यक्ति को इस जीवन में कब, कैसे, कितनी मात्रा में, कहां से, किस प्रकार मन और आत्मा को सुख मिलेगा, मन और आत्मा को सुख मिलेगा, इसकी जानकारी में कुंडली में शुक्र देता है। यह कहना उचित है कि जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र बिगड़ा हुआ है उस व्यक्ति का जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही हो जाता है। शुक्र सभी भौतिक सुखों का दाता है। मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का प्रभाव होता है। पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक भी है और स्त्री जातक के लिए इसी प्रकार विवाह का कारक गुरु है, तो पुरुष जातक के लिए विवाह कराने वाला शुक्र की जिम्मेदारी है। शुक्र दांपत्य सुख देने वाला, शुक्र दांपत्य सुख में बड़ी भूमिका निभाता है। उच्च वाहन का सुख देने वाला और शुक्र के ऊपर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव जब कभी हो जाता है तो शुक्र चरित्रहीन भी बना देता है। तो ये ज्योतिषीय परिचय शुक्र का है।
नीच का शुक्र, जिस कुंडली में नीच का शुक्र हो, जिस जातक की कुंडली में नीच का शुक्र हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसको वह प्रभावित कर सकता है, उसका जीवन उथल पुथल कर देता है। ऐसे जातक को ओपल का रत्न धारण करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शिव के ऊपर मदार का फूल जल अभिषेक करके चढ़ाना चाहिए और स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। शुक्र कमजोर वाले ऐश्वर्य होते हुए भी उन ऐश्वर्यों का भोग नहीं कर सकते, उसकी सुविधा का उनको कोई फायदा नहीं होता। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बहन है, शुक्र बेटी है, शुक्र माता है, शुक्र के अनेक रूप है। अगर अव्यवस्थित शुक्र होता है तो पैसा पास नहीं टिकता, जीवन में परेशानी रहती है और दाम्पत्य सुख की कमी होती है, विवाह होने में परेशानी हो जाती है। यदि किसी वजह से भी हो भी जाए तो नीच के शुक्र का तलाक भी संभव है। तो कुंडली में अगर आपने भौतिक सुखों का सुख लेना है तो शुक्र की स्थिति देखना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। इसी प्रकार दूसरा है मकर राशि में चंद्रमा हो। आपकी कुंडली में कहीं पर भी मकर राशि में चंद्रमा हो और उसको मंगल देख रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा वो भी आपको बताएंगे। चंद्रमा कहीं पर भी स्थित हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी स्थित हो, चंद्रमा से नवम भाव में गुरु, नवम भाव में सूर्य क्या प्रभाव देता है, आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। और चंद्रमा जहां पर स्थित है आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, उससे 11वें भाव में गुरु की स्थिति वह भी क्या प्रभाव देती है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले जातक की कुंडली का सूक्ष्म थोड़ा सा अध्ययन कर लें। जातक का जन्म 4 अक्टूबर 1995 शुक्ल पक्ष दशमी नक्षत्र श्रवण 2 बुधवार को हुआ। शुक्ल पक्ष अष्टमी इसका मतलब चंद्रमा बलवान है। श्रवण नक्षत्र माता पिता की सेवा करने वाला होता है, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। जन्म के समय पर जातक का कर्क लगन उदय हुआ, 20 डिग्री लेकर के कर्क लगन उदय हुआ। द्वितीय भाव में सिंह राशि, तृतीय भाव में कन्या राशि में सूर्य 16 डिग्री, बुध 18 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है और शुक्र 28 डिग्री लेकर के नीच राशि में है। चतुर्थ भाव में मंगल तुला राशि में 24 डिग्री लेकर के 12 अंश है, तो राहु वहीं पर 3 डिग्री 21 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है और छठे भाव में धनु राशि, सप्तम भाव में मकर राशि में चंद्रमा 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में है तो 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में केतु मेष राशि में 3 डिग्री 21 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जैसा हमने कई बार बताया है, जिस जातक का कर्क लगन होता है वो कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं, उनको फल की प्राप्ति बहुत देरी से होती है और सामान्य तौर पर उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, विवाह में परेशानी आती है और ऐसे ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो तलाक भी संभव हो जाता है। दाम्पत्य सुख के साथ साथ कमी तो होती है, परंतु ऐसा जातक भावुक बहुत अधिक होता है और मानसिक शक्ति उनकी अच्छी होती है। कर्क लगन की उपमा भगवान राम से की गई है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का भी कर्क लगन में हुआ था। सामान्य तौर पर कर्क लगन 12 राशियों के जितने भी लगन है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी है। द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है। कन्या राशि में सूर्य 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। बड़े भाई का सुख नहीं, छोटे भाई बहनों का भी सुख नहीं। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, भाग्य की उन्नति कर रहा है क्योंकि गुरु की राशि को देख रहा है। पराक्रम भाव में है सूर्य, सूर्य खुद पराक्रम का कारक है, तो जातक का पराक्रम और साहस की कोई कमी नहीं। अब बात करते चंद्रमा की। चंद्रमा लग्नेश है और चंद्रमा लग्नेश होकर के सप्तम भाव में मकर राशि में है। स्त्री पक्ष में अवरोध के बाद सफलता देगा। दर्शकों, यहां पर विचारिए, हमारे ज्योतिष के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने लगन ही जब सप्तम भाव में
ऐसा त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है तो बाकी क्या देगा? क्योंकि लगन को ऐसा माना गया है कि लगन कुंडली का संचालक है, लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए, परंतु चंद्रमा सप्तम भाव में है तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, लेकिन बाद में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में भी थोड़ी सी परेशानी और होगा, परंतु जातक सुखी भी होगा, धनी भी होगा, विलासी भी जरूर होगा। और ऐसे जातक के विवाह में परेशानी आती है। बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क लगन के लिए बहुत ही योग कारक है। तो मेष राशि दसम भाव में है और वृश्चिक राशि पंचम भाव में। मंगल एक त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है, तो कर्क लगन के लिए मंगल अतीव कारक है। मंगल चतुर्थ भाव में है। सामान्य तौर पर यह कह देते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित जी, मंगल चतुर्थ भाव में मांगलिक हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वह योग कारक है। मंगल चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि से देख रहा है। मंगल उच्च कोटि का उसको दाम्पत्य सुख प्रदान कर रहा है। वहीं पर चंद्रमा है, जब चंद्रमा मकर राशि में है और मंगल देख रहा है, तो ऐसे जातक उदार, भाग्यशाली, अच्छे वाहन से युक्त और प्रतापी होते हैं, क्योंकि मकर राशि के मकर राशि में चंद्रमा है और मंगल उसको देख रहा है। यहां मैंने बताया है मकर राशि के चंद्रमा पर मंगल का क्या प्रभाव होगा। ऐसा जातक उदार प्रकृति का होगा, भाग्यशाली होगा, अच्छे वाहन से युक्त होगा और प्रतापी होगा, साहस की कोई कमी नहीं, तो मंगल तो साहस का प्रतीक है। अब मंगल सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। व्यवसाय में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उच्च कोटि का व्यवसाय होगा जातक का। अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, शत्रु राशि है लेकिन आमदनी को खींचेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अपनी राशि में उच्च राशि में है, लेकिन अस्त है, इसलिए शुक्र का नीच भंग भी नहीं हो रहा। तो बुध अस्त है, प्रभावहीन है। बुध तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है और द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। जब सहवास सुख के भाव का स्वामी अगर अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं स्त्री के साथ सहवास सुख में भी कमी का कारण बनेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग शत्रु का है और नवम भाव भाग्य का भाव है, उनका भाग्य है। गुरु छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में वृश्चिक राशि में है, शुभ ग्रह है। शिक्षा की कोई परेशानी नहीं, शिक्षा संतान अच्छी होगी, अच्छा शिक्षक, परंतु छठे भाव का होने के बाद जातक की प्रवृत्ति ऐसी होगी और लोग उससे कन्नी काटेंगे, मित्रतापूर्ण उसके मित्र दूर भागें, क्योंकि उसका स्वभाव इस किस्म का हो जाएगा, छठे भाव का भी प्रभाव गुण देगा। छठे भाव का होने से कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। गुरु पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, जातक को भगवान बनाएगा, भाग्य की तरफ से उसको अच्छी होगी, बालक धार्मिक भी होगा। और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं होगी, आमदनी अच्छी होगी। और गुरु नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है, उच्च दृष्टि है लगन को, जातक को उच्चता प्रदान करेगा, जातक ऊंचा उठेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक का गुरु मकर राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में बहुत ही बलवान होता है, छठे भाव का स्वामी है। ठीक है, वो तो गृह में है और गुरु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित है क्योंकि रोगेश है, गुरु अपना प्रभाव भी देगा, रोग का प्रभाव देगा। ऐसे जातक को पेट से संबंधित विकार, गुप्त रोग, कंधों में दर्द, चर्म रोग आदि, ये कई पेट की आंतों का रोग, कई किस्म की बीमारियों का भी हो सकता है। वो कोई भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, शुभ प्रभाव जो उसने देना देगा, लेकिन अपना नेसेसरी जो उसका अशुभ प्रभाव है वो अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र तृतीय भाव में नीच राशि में है। दर्शकों, शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। पुरुष हो या स्त्री हो,
दोनों के लिए शुक्र भोग विलास का कारक है, गृहस्थी सुख देने वाला है। समस्त भौतिक सुख, जैसा कि मैंने पहले व्याख्या में बताया आपको, समस्त सुख का दाता शुक्र है। शुक्र के अच्छा ना हो, शुक्र बिगड़ा हो तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल का प्रभाव होता है। यही पर मैं बता दूं, जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का फल जुड़ा रहता है। ऐसे जातक के द्वारा पूर्व जन्म में स्त्री जाति का अपमान हुआ तो उससे स्त्री सुख में दिक्कत आ गई। सुख निज राशि में है, विवाह संबंधित परेशानी होगी, दाम्पत्य सुख का सुख में दिक्कत आएगी। सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से भाग्य को दे रहा, भाग्य को तो बढ़ोतरी देगा शुक्र। शुक्र भाग्य को तो ऊंचा उठाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। शनि अष्टम भाव में है, जातक अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में आयु की वृद्धि होगी। शनि अष्टम भाव के लिए योग कारक माना जाता है। अपनी राशि में आयु की वृद्धि होगी, कष्ट कम होंगे। और तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, कहीं ना कहीं दसम भाव में परेशानी आएगी, परंतु कुछ नहीं आएगी, मंगल देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि के अंश भी 26 है, मंगल के 24 अंश है। मंगल देख रहा है, जहां शनि अशुभ प्रभाव देगा, अगर वहां मंगल शुभ प्रभाव दे रहा है तो शनि का प्रभाव उसे कटअप हो जाता है। और सप्तम दृष्टि से यहां पर द्वितीय भाव को देख रहा है, यहां पर हानि करेगा, क्योंकि शत्रु की राशि है। धन की हानि होगी, वाणी की हानि होगी और कुटुंब की हानि होगी। कुटुंब बढ़ोतरी में, कुटुंब में वंश की भी हानि शनि कर सकता है। यह शनि का प्रभाव है, शनि जातक का शत्रु है, पथ प्रभाव देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु चतुर्थ भाव में है, माता के साथ वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे, अजीब बात होगी और माता रोगनी भी होगी। राहु से अपने जन्म स्थान पर जातक रह नहीं पाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है, परंतु राहु 3 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, पूर्ण प्रभाव नहीं है। मंगल बलवान है, उधर मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा। और यहां पर राहु पंचम दृष्टि से यहां देख तो रहा है, लेकिन 3 डिग्री में राहु मृत अवस्था में है, तो इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि लगन के 20 अंश है, राहु के 3 डिग्री हैं। तो राहु का इस तरह से प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ माता के विपक्ष में वैचारिक मतभेद रहेगा, पिता से भी मतभेद रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी कोई खास दुख वाली बात नहीं है। केतु दसम भाव में है, केतु बार बार व्यवसाय बदलने की करने की कोशिश करेगा, बार बार स्थान बदलने करने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक राहु इसका प्रभाव ऐसा जातक है, ऐसा जातक अपने समाज में इतना खुश नहीं रहता जितना कि अपने समाज से दूसरी जो जाति के लोग हैं उसमें बड़ा सुखी रहता है। ये मैंने आपको समस्त ग्रहों का प्रभाव बताया। दर्शकों, मैंने पूरी कुंडली का आपको बता दिया, शुक्र कहीं पर भी हो, चंद्रमा कहीं पर भी हो, उसको मंगल देखे, और चंद्रमा से 11वां भाव मैंने बता दिया, और चंद्रमा से 9 भाव पर सूर्य का भी मैंने फल बता दिया। चाहे आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो तो आपको इसी प्रकार से फल मिलेगा। अगर मकर राशि में चंद्रमा है तो उदार होगा, भाग्यशाली होगा, वाहन युक्त होगा और प्रतापी होगा। और चंद्रमा से 9 सूर्य है तो धर्मात्मा होगा, शुद्ध वक्ता होगा, परंतु अपनों के साथ कलेश करने वाला होगा। और चंद्रमा से एकादश गुरु राजा के समान सुख भोगने वाला होगा। कर्क राशि में शुक्र हो तो स्त्री सुख से हीन बनाता है, बाकी परोपकारी होगा, चतुर भी होगा, परंतु स्त्री सुख से हीन बनाता है। ये स्थिति रही। अब बात करते हैं एक नजर नवाज कुंडली पर। दर्शकों, ऐसा माना जाता है, हमारे विद्वानों का ऐसा मत है, अगर लगन कुंडली में स्थिति खराब है और शुक्र की नवाज कुंडली में स्थिति अच्छी है तो प्रभाव में बदली हो जाता है। परंतु नवाज कुंडली में भी शुक्र यहाँ पर कन्या राशि में नीच राशि में है, और ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात होती है कि नवाज कुंडली मुख्य रूप से स्त्री सुख के लिए मानी जाती है, जीवन साथी के लिए मानी जाती है। लगन कुंडली में भी शुक्र नीच का है, नवास में भी शुक्र नीच का है। विवाह में बड़ी परेशानी अगर किसी वजह से भी हो गया तो दाम्पत्य सुख में परेशानी, तो नवास भी ये कह रहा है।
और लग्नेश शनि इधर मंगल सूर्य के साथ है। नवमास में भी जातक को स्त्री सुख में परेशानी की बात आ रही है। अभी जातक की दशा, राहु की महादशा चल रही है 4-5-8 से 4-5-26 तक। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 21-11-22 से 16-10-23 तक है। कोई शादी का चांस नहीं है इसमें। चंद्रमा की अंतर्दशा 16-10-23 से 16-4-25 तक शुभ हो सकती है। अगर कोशिश की जाए, विधाता कुछ दे तो हो सकता है, परंतु ये बात मान के चलो कि दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। नीच का शुक्र करा भी दे तो तलाक देगा। ऐसे जातक को मैंने जैसे पहले बताया कि टोपल धारण करना चाहिए, शुक्रवार को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, मदार के फूल चढ़ाना चाहिए और स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। और पूर्व जन्म के कर्मों के से प्रभाव से ऐसी स्थिति आई तो पितृदोष ने पिछले जन्म को कर्मों का प्रभाव के प्रायश्चित करना चाहिए, जिसको पितृदोष कहा जाता है। उसके बाद कोई भी जातक हो, मैं आज आपको एक मास्टर की बता देता हूं, जिसका विवाह से संबंधित या दाम्पत्य सुख से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो वो परेशानी आई, उसका निवारण करने के बाद विवाह से पहले अगर लड़की है तो उसका कुंभ विवाह करो और लड़का है तो उसका अर्क विवाह करो और शुभकामना की इच्छा करो। भगवान अवश्य उसके जीवन में शुभ प्रभाव लाके आएगा। तो जातक को इस तरह से करना चाहिए, दोष निवारण करके, और ओपन अवश्य धारण करना चाहिए और सुख से निमित्त शुभ कर स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को जल अभिषेक करना ना भूलें, मदार के फूल चढ़ाए। ये जातक उपाय करेगा तो हो सकता है कुछ राह आसान हो सकती है। दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। शुक्र के बारे में मैंने जो कुछ आपको थोड़ा बहुत चाहिए था ज्ञान, मैंने देने की कोशिश की। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, फिर भी इस छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवग्रह, जहां पर पितृदोष कालसर्प दोष की पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। जो इच्छुक कराना चाहता है करा सकता है, संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-25 पेज हाथ के हाथ लिखन पत्रिका हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, पूरा मार्गदर्शन कर देता है। जिंदगी में भटकने की आवश्यकता नहीं। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या अभिभावक के लिए गुण मिलान क्रिया, अभिभावक के लिए आसानी के लिए व्हाट्सएप द्वारा उसका मार्गदर्शन करता है, जिसको इच्छुक का फायदा उठा सकता है। विश्व ज्योति वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेने की। अंत में कहूंगा दर्शकों, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपका कुछ ज्ञान वृद्धि के काबिल है और आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का ज्ञान वृद्धि कर सकता है, आपके साथियों का ज्ञान वृद्धि कर सकता है, तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो आप शेयर करें। और जिस जातक ने, जिस व्यक्ति ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।